देखिए स्टोक्स ला क्या होता है, ये स्ट्रोक नहीं है, किसी को हार्ट का स्ट्रोक पड़ जाता वो नहीं है। इफेक्टिव फोर्स ऑन ए बॉडी फॉलिंग इन ए लिक्विड, मतलब किसी लिक्विड में अगर कोई बॉडी गिर रही है तो उस पर फोर्स एक्ट करता है। अगर हम जनरली बात करें, बात लिक्विड की कर रहे हैं, और लिक्विड एयर भी होता है, एयर इज आल्सो एन आइडियल लिक्विड। अगर कोई बॉडी हवा में गिर रही है, मैं लिक्विड की करूंगा अभी, हवा में गिर रही है तो बॉडी की वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है ना, बस जी बढ़ता है ना। जी क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्चुअली जी होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, नीचे आएंगे तो बढ़ रही है, ऊपर जाएंगे तो घट रही है, तो बढ़ती रहती है उसकी, यानी नीचे उसकी वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ फोर्स, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो उसका वेट है। तो वेट की वजह से उसका फोर्स बढ़ता रहता है। लेकिन कि एयर चुपचाप बैठी रहती है, एयर भी अपना पूरी ताकत से ऊपर की ओर फोर्स लगाती है, ठीक है। तो उसी फोर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो उस बॉडी का पर इफेक्टिव फोर्स लगता है, वो लिक्विड जो लगाता है, ठीक है। अब जरा मैं एक बॉडी को मैं लिक्विड में गिराता हूँ, और स्टोक साहब ने जो बॉडी गिराई थी वो छोटा सा स्फीयर गिराया था। थोड़ा सावधान, समझ में आए तो समझ लीजिएगा, ना समझ में आए तो याद कर लीजिएगा। स्टोक साहब ने कहा कि अगर आप कोई लिक्विड ले लीजिए यहाँ पर किसी बर्तन में, ठीक है। अब लिक्विड होगा तो लिक्विड में प्रॉपर्टी विस्कोसिटी की तो होगी होगी, कम होगी ज़्यादा होगी बात की बात है। जैसे शहद ले लेंगे, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, पानी में कम होती है, पेट्रोल में और कम होती है, ठीक है। अब देखिए, इसमें आप एक बॉल को ऐसे गिराइए, ये बॉल ऐसे गिरती हुई चली आ रही है, बॉल ऐसे गिरी फिर यहाँ पहुँची, ऐसे यहाँ पहुँची, ऐसे पहुँची होगी। जब ये बॉल गिरी होगी तो लिक्विड ने रास्ता साफ कर दिया होगा, हटो हटो बॉल आ रहा है, बॉल आ रहा है, बॉल आ रहा है, साफ कर दिया होगा, नहीं कर दिया होगा ना, ये दोस्ती खिसकाए होंगे, हट ना लायक कहीं के, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके अगल बगल कौन है, अगल बगल कौन है इसके, लिक्विड की लेयर्स हैं। तो क्या लिक्विड के मॉलिक्यूल इस बॉल में चिपक गए होंगे। जब ये लिक्विड का मॉलिक्यूल इस बॉल में चिपका होगा तो ये वाले मॉलिक्यूल को ये बॉल क्या कर रहा है, अपने साथ नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा है। अच्छा, इसके बगल में भी एक लेयर है, उसमें भी एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है नहीं है, जो रेस्ट में है, वहां तो बॉल गिर नहीं रही है। ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल पर एक फोर्स लगा रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब ये जो लिक्विड की लेयर नीचे आएगी, ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है नीचे आएगा, तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, नहीं समझे। मान लेते हैं कि ये 50 की रफ्तार से आ रहा है, बॉल मान लिया 50, ये 50 की रफ्तार से आ रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल बात मैं कर रहा हूँ, बात तो बॉल की मैं कर रहा हूँ। मान लिया बॉल 50 की रफ्तार से आ रही है, मान लेते हैं ठीक है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो इस मॉलिक्यूल को भी वो किस रफ्तार से नीचे की ओर धक्का मारेगा, 50 की रफ्तार से। तो बगल वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, ड्यू टू इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, वो उसको बांधे हुए है ना, तो उसको ऊपर की ओर खींचेगा नहीं, अरे नहीं जाने देंगे। तो अब बताओ, आप 50 की रफ्तार से कोई आपको इधर धक्का मार रहा है और कोई रोक रहा है, तो क्या आपकी रफ्तार 50 की बनी रहेगी। अच्छा, अगर वो रोक रहा है, मान लिया, रोकने के दो तरीके होते हैं, मारना नहीं, ले नहीं जाना, हो ले जाए। एक होता पकड़ लिया उसने, तो आपकी रफ्तार को जीरो कर नहीं सकता, तो वो भी चलना शुरू कर देगा, चलना ही पड़ेगा ना उसको। तो ये मॉलिक्यूल भी चलना शुरू कर रहा है, किस रफ्तार से, कुछ कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा ना। इसी प्रकार से बगल वाले का भी कम होगा। तो जैसे जैसे नीचे, अच्छा, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी ना, ये जहां जहां जाएगा वहां वहां रास्ते के मॉलिक्यूल इसको ऊपर की ओर रोकने की कोशिश करेंगे। अब जरा बॉल को पकड़िएगा, बॉल अपने वेट के कारण उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन मॉलिक्यूल इसके क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर धक्का मार रहे हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि बॉल के नीचे का जो फोर्स है और ऊपर का फोर्स दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो नेट फोर्स बॉल पे कितना हो जाएगा, तो बॉल कैसी हो जाएगी, रुक जाएगी, नहीं, दो कंडीशन है, या तो रुक जाएगी या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। तो बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, इस वेलोसिटी को हम कहते, वो एक अलग बात किस पर डिपेंड करेगा, इसीलिए हम वेलोसिटी की वैल्यू थोड़ी दे रहे हैं कि 50 1 70 है, ठीक है। उस वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं, टर्मिनल
वेलोसिटी। तो स्टोक्स लॉ के पहले आप एक हेडिंग डालिए टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब स्टोक्स लॉ में सब हेडिंग डाल लीजिए टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल नाम क्यों दिया गया? देखो ध्यान से, जब ये बॉल लगातार नीचे आ रही थी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, यानी इस पर एक्सेलरेशन हो रहा था। एक ऐसी सिचुएशन आई कि नीचे का फोर्स और ऊपर का विस्कस फोर्स दोनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए। तो उन दोनों फोर्सेस ने क्या किया? इसके एक्सेलरेशन को टर्मिनेट कर दिया। तो जो वेलोसिटी इसको मिली दैट वाज कांस्टेंट, इसलिए नाम क्या दी गई? टर्मिनल वेलोसिटी। तो लिखिए व्हेन अ बॉडी व्हेन अ बॉडी falls in a viscous medium its velocity increases due to its weight. Its velocity increases due to its weight and viscous force opposes the motion of the ball. बॉल लिखा है, बॉडी लिखा है? नहीं, आपने क्या लिखा, वो बुक की बात थोड़े कर रहे हैं। हाँ, बॉडी लिखिएगा। एंड विस्कस फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है। अ सिचुएशन कम्स व्हेन द डाउनवर्ड weight of the body and upward viscous force of the liquid becomes equal, and upward viscous force becomes equal, so net force on the ball becomes zero. So the net force acting on the ball becomes zero. then the body बॉल इसलिए गलती से लिखवा जाते हैं क्योंकि स्टोक्स लॉ ने बॉल के बारे में बात की थी, तो चिंता न करें, लिखे रहने दीजिए। देन द बॉडी मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी with the constant velocity known as terminal velocity. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। स्टोक्स ने एक फॉर्मूला दिया। स्टोक्स showed that if a ball, अब उन्होंने बॉल फेंकी थी, मतलब अनबैलेंस बॉडी नहीं थी, एक फिगर था उसका, बॉल थी। व्हेन अ स्मॉल बॉल ऑफ रेडियस आर, बॉल बोले तो स्फीयर, रेडियस आर मूव्स या इज मूविंग मूव्स न लिखिए, इज मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी v through a homogeneous medium, then the viscous force acting on this ball is given by F is equal to 6 pi eta r v. ये उन्होंने फॉर्मूला दिया था, ठीक है, 6 pi eta r v, where eta is the coefficient of viscosity, और यहां से भी ईटा की डायमेंशन निकाल सकते हैं आप। इसके पहले भी निकाला था ना आपने, तो यहां से भी ईटा की डेफिनेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टोक्स लॉ। देखिए स्टोक्स लॉ आपने पढ़ा, क्या कहा उन्होंने कि भाई जो विस्कस फोर्स होता है वो कितना होता है, 6 पाई ईटा आर वी। इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसका प्रूफ जो होता है वो नहीं होता है, उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था, तो नहीं होता तो कैसे प्रूव करें? हम वेरीफाई करेंगे मतलब हम डायमेंशन मेथड से प्रूव करेंगे। हम क्या कहेंगे कि जो बॉल गिर रही है विस्कस फील्ड में, उस पर जो विस्कस फोर्स काम कर रहा है वो किसके प्रोपोर्शनेट है? टर्मिनल वेलोसिटी के। किसके प्रोपोर्शनेट है? रेडियस के। किसके प्रोपोर्शनेट है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से। याद करिए डायमेंशन मेथड।
v की पावर हमने क्या माना a, इसकी माना b, इसकी माना c, याद है ना। जब f इज इक्वल टू किया तो एक कांस्टेंट आया k, v टू पावर a, r टू पावर b, ईटा टू पावर c। अब हमने क्या बताया था, दोनों तरफ की डायमेंशन लिख देंगे, राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ द साइड, राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ द साइड्स। f की डायमेंशन क्या होती है, m l t इनवर्स 2, k कांस्टेंट की होती नहीं है, v की क्या होती है, एल टी इनवर्स 1 की पावर a, r है l की पावर b, और ईटा की पावर क्या होती है, हम तो किताब से देख लेंगे, बगल में रखी क्या होती है, एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 1। वाह, हमें तो आती है एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 1, हमने निकालना आपको सिखाया है इसको, वहाँ से आप निकाल लीजिएगा, हम निकाल नहीं रहे। इसकी पावर क्या है, c। क्या तरीका होगा, देखो ध्यान से, यहाँ l की पावर a है, यहाँ b है, यहाँ माइनस c है, तो l की पावर a प्लस b माइनस c हो जाएगा। देखो डायमेंशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखो अच्छा, m की पावर कितनी यहाँ पर है, इधर देखिए, m की पावर एक अकेला m है ना, की पावर c है। t की पावर कितनी है, माइनस a यहाँ है और माइनस c यहाँ है, और इधर क्या लिखा हमने, m l t इनवर्स 2। अब क्या करें, दोनों तरफ की पावर्स को इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग द पावर्स ऑन बोथ द साइड, इक्वेटिंग द पावर्स ऑन बोथ द साइड, बोथ द साइड्स, इसको इक्वेट करते हैं, सावधान। देखो l की पावर क्या यहाँ पर है, a प्लस b माइनस c, यहाँ क्या है 1, इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो। m की पावर क्या यहाँ पर है, c, यहाँ पर क्या है 1, c की वैल्यू निकल आई डायरेक्ट। t की वैल्यू क्या है, माइनस a माइनस c, यहाँ क्या है माइनस का 2, c की वैल्यू निकाल चुके हैं आप, तो माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1, a की वैल्यू क्या हो गई 1, a भी निकल आया, a और a की वैल्यू निकल आई, c की वैल्यू, a और c यहाँ रखो तो कट जाएंगे ना, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी a b c निकल आए तीनों। अब a b c को उठाइए और एक क्वेश्चन नंबर 1 में रख दीजिए, पहुंचिए यहाँ तक, तो उठा के रख दो 1 में, पुटिंग a b c इन इक्वेशन 1, तो f इज इक्वल टू क्या होगा, k v r ईटा। अब देखो यहाँ पर हमने कहा था जो k की वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंटल होती है, ठीक है, तो हम जानते हैं एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू क्या होती है 6 पाई, यानी स्टोक्स साहब ने दी थी, सो f इज इक्वल टू आएगा 6 पाई ईटा आर वी। तो अगर आपसे कहा जाए प्रूफ स्टोक्स लॉ, स्टेट एंड प्रूफ स्टोक्स लॉ, तो प्रूफ आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा, ठीक, पहुंचिए यहाँ तक।